आज की क्लास में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे। गुप्त साम्राज्य में निम्न शासक हुए। सबसे पहले शासक हुए जिनका नाम था श्री गुप्त। पहले शासक थे गुप्त। इनके बाद हुए घटोत्कच शासक हुए। इसके बाद चंद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त के बाद विष्णुगुप्त। ठीक है, हम परिचय। गुप्त शासक कुषाणों के क्या संबंध हैं? ये कुषाणों के अधीन काम करते थे। गुप्त शासकों को वेश धर्म से संबंधित माना जाता है। इनका धर्म कौन सा संबंध माना जाता है? तो वेश धर्म से संबंधित माना जाता है। इसके संस्थापक गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त हुए और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। इसका ठीक है, और श्रीगुप्त का आदिराज नाम मिलता है ताम्रपत्र अभिलेख में। ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त नाम क्या मिलता है? तो आदिराज मिलता है। कुछ अन्य शासक, प्रमुख शासक। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और प्रथम स्वतंत्र शासक था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उन्होंने विवाह किया था और महाराजाधिराज से इन्होंने उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के समय गुप्त संवत को आरंभ किया, जो 319-320 के लगभग था, और चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसका? चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। इसके बाद अन्य शासक, दूसरा शासक है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी में शासक बने। इन्होंने पराक्रमंक, अजमेरकर्ता, परम भागवत और कविराज की उपाधि धारण की। लगभग 20 शासकों को पराजित किया और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन प्रिंसेप इसमें भी कहते हैं। इनकी तरवारी कवि है जिनका नाम था हरिशन। तरवारी कवि थे, कवि कौन थे? हरिशन। हरिशन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति कहते हैं, इसकी रचना की। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में, प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत, इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और ये में चंपू शैली में निर्मित है। चंपू शैली शैली भी कहते हैं, गद और पद दोनों में निर्मित होती है, वैसे ही चंपू शैली कहलाती है। सिक्कों पर वीणा वादन उल्लिखित है। वीणा वादन है समुद्रगुप्त के। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे वह कौन सा संगीत प्रेमी था। ठीक है, आगे समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख। समुद्र के एरण अभिलेख से हमें जानकारी उसकी पत्नी दत्तेवी जानकारी मिलती है, और एरण अभिलेख समुद्रगुप्त का भोगनगर था। एरण क्या था? समुद्र का क्या? भोगनगर था। अगले शासक में आते चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 ईस्वी में शासक बना। गुप्त काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल था उसको गुप्त काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। सबको पराजित करने का, सबको इन्होंने पराजित किया और उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उज्जैनी पुराधीश्वर की उपाधि धारण। चंद्र, परम भागवत और शकादि आदि नाम से इनको जाना जाता है। आदि उपाधि इन्होंने धारण की। इन्होंने अपनी राजधानी, दो राजधानी बना, एक राजधानी पाटलिपुत्र को बना और एक राजधानी उज्जैन को बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। इन्होंने नागवंश की राजकुमारी कुबेरनाग से विवाह किया, जिनसे इनकी पुत्री हुई, जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। इसका विवाह इन्होंने वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया और अपने साम्राज्य का क्या विस्तार किया। अपने वैवाहिक संबंध, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने संबंध अच्छे। चीनी यात्री फयान 399 से 414 के बीच भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दरबार में 9 विद्वान हुए, जिनको क्या कहा जाता है? नवरत्न कहा जाता है। इनके कवि चंद्रगुप्त द्वितीय के कवि थे जिनका नाम था साब, राजकवि थे। संधि विग्रह
थे, उनका नाम था बीरसेन। शक के विजय के बाद मालवा में उन्होंने चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था चंद्रगुप्त ने। अब हम फाहियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो फाहियान फाहियान चंद्रद्वीप के दरबार में आया था और ये चीनती था। इसी एक पुस्तक है जिसका नाम है फो म्योकी इस पुस्तक का नाम है। यह ईस्टर्न मार्च से आया था, जबकि वापस जल मार्ग से आया था। ठीक है, इसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। चांडालों का प्रथम वर्णन भी फाहियान ने किया है और पाटलिपुत्र में विनिमय का माध्यम कुंभी था, यह फाहियान ने बताया। ठीक है, हिंदू दरबार में चंद्र द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, उज्जैन के दरबार में जिनको देखते नवरत्न में सबसे प्रमुख कवि जिनका नाम था क्या था, तो कालिदास जी चंद्रगुप्त के दरबार में ये सर्व प्रमुख नवरत्न थे। दूसरे थे धर्मपंत, यह चंद्रगुप्त के क्या थे, चिकित्सक थे। ब्राह्मी कौन थे, खगोल शास्त्री तथा ज्योतिषी थे। अमर सिंह कौन थे, तो कोशकार थे। डिक्शनरी निर्माण करता कौन थे, अमर सिंह। ठीक है, इसका चपड़ा के राजा भी हुए। चपड़ा में जो इनके नवरत्न थे जो फलित ज्योतिष थे। चपड़ा क्या है, तो फल ज्योतिष। शंकु शंकु कौन थे, तो शंकु थे वास्तुकार। शंकु कौन थे, इनके वास्तुकार थे। इसके बाद बेताल भट्ट कौन थे, तो जादूगर थे। घटरकर कौन थे, कूटनीतिज्ञ थे। और वररुचि व्याकरणाचार्य थे। इस प्रकार चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे जिनको नाम ने देख लिए हैं। विशाखदत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना था। ये किसके अनुसार है, विशाखदत्त है के अनुसार। विशाखदत्त ने जो देवी चंद्रगुप्तम रची उसके अनुसार। अगला शासक है प्रमुख शासक, जिसका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की और साकत की उपाधि धारण की। इसका गुप्त शासकों में अभिलेख गुप्त शासकों में मिला है। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय की इसने रचना की थी। कुमारगुप्त ने इसकी नालंदा विश्वविद्यालय की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की और सक्रूप की उपाधि धारण की। सुदर्शन झील का इसने क्या किया, पुनरुद्धार करवाया था। कर्णदत्त को सौराष्ट्र गवर्नर किसने बनाया, तो स्कंदगुप्त ने बनाया। ठीक है, हूण पर आक्रमण किया उन्होंने और मिलावट वाले सिक्के जारी किए थे। स्कंदगुप्त ने मिलावट वाले सिक्के जारी किए थे इसने, स्कंदगुप्त ने। अगला शासक हुआ जिसका नाम था भानुगुप्त। भानुगुप्त के अभिलेख जो 510 से बना था, इससे ज्ञात होता है कि भानुगुप्त का सेनापति पोपराज हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। तब उसकी पत्नी क्या हुई थी, सती हो गई। तो सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, एरण उल्लेख मिलता है। ठीक है, एरण अभिलेख सती प्रथा का प्रथम उल्लेख या अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, और जो इसके अंतिम शासक कौन थे, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, विष्णुगुप्त थे। ठीक है, आगे गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं। गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था, इसमें सबसे पहले नंबर पर होते हैं देश, जिसको गोपपत्री कहते थे। दूसरे भुक्ति होते थे जिसके नीचे, जिसको उप कहते थे। ठीक है, इसका उपपत्री होता था। तीसरे विषय होते थे, विषय का प्रमुख विषय पद होता था। पेट होते थे, पेट का प्रमुख पेट होता था। और सबसे नीचे आखिरी होता था सबसे नीचे की इकाई होती है जिसका नाम है ग्राम, जिसको ग्रामपति या ग्रामिक कहते थे। इस प्रकार पांच राज्यों में ये विभाजित था। ठीक, 5 प्रांतों में विभाजित था। आगे है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, शासक जो प्रमुख होता था वह कौन होता था, शासन का प्रमुख कौन होता था, राजा होता था। राजतंत्र का देवीकरण इन्होंने किया। ठीक है, और गुप्तकालीन जो प्रमुख मंत्री हम देखते हैं। एक कुमारामात्य थे, यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। कुमारामात्य महादंड नायक होते थे, यह युद्ध एवं न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंड नायक। दंड पासी होते थे,
जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था उसको दंड पासिक कहते थे। महासंधि विग्रही होता था जिसको शांति एवं वैदेशिक नीति का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता था महासंधि विग्रही को। इसके बाद महाबलाधिकृत होता था, इसको सेना का सर्वोच्च अधिकारी कहते हैं महाबलाधिकृत को। इसके बाद अग्रहारिक होता था जिसको दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कहते थे अग्रहारिक को। प्रांतीय प्रशासन कौन? प्रांतिक प्रशासन का जो प्रमुख होता है उसको भौतिक या अवनी कहते हैं। प्रमुख प्रांतिक प्रशासन को क्या भौतिक अवनी कहते थे। इसका जो प्रमुख होता था उसको उपरिक या राजकुल संबंधित होता था। उपरिक होता था जो राजकुल से संबंधित होता था। ठीक है। गुप्त काल में कायस्थ नामक न्यायवर्ग का उदय हुआ था। किस नाम का वर्ग का होता था? कायस्थ नाम का वर्ग। इसका कार्य होता था कायस्थ काल, वो लेखा जोखा रखना था। कायस्थ का प्रमुख प्रथम जो उल्लेख मिला है वह है याज्ञवल्क्य स्मृति से मिला है। प्रांत प्रथा था। इसके बाद गोपालीन समाज कैसा ये देखते हैं। तो गोपालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी। पाया ने चंडाला उल्लेख किया था। ब्राह्मण को ग्राम दान दिए थे। ब्राह्मण को क्या किया जाते थे? दान में ग्राम दिए जाते थे। और सुरों की जो स्थिति थी इसमें गुप्तकालीन समाज में हुआ था, सुधार हुआ था। ठीक है। नाल स्मृति से 15 प्रकार के आंसू की सूची होती है। स्त्री में अच्छी थी। इनमें थी पुराण सुनने का इनको अधिकार, परम प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा व बाल विवाह का इसमें प्रचलन था। इनकी जो स्त्री थी, स्त्री की स्थिति कैसी थी? दयनीय थी। स्त्री को पुरुष की निजी संपत्ति मानते थे। ठीक है। और देवदासी प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति गुप्त काल में दयनीय थी। ठीक। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्त काल में भू राजस्व उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक है। मतलब जो लैंड रेवेन्यू था कुल उत्पादन होता था उसके 1/4 से 1/6 दिया जाता था। गुप्त काल में 12 श्रम जिसको बिटी कहते हैं राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर ही माना जाता था। किसको? बाल श्रम को। ठीक है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि होती थी। कौन सी भूमि? क्षेत्र किसको कहते हैं? जो कृषि करने योग्य भूमि उसको क्षेत्र कहते हैं। वास्तु वास करने मतलब निवास के लिए जो भूमि होती है उसको वास्तु कहते हैं। चारागाह भूमि पशुओं के चारा योग्य जो भूमि थी उसको चारा भूमि कहते हैं। सिर्फ ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसको सिंच कहते थे। और अपरत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको क्या कहते थे? अपरत कहते थे। ठीक है। सिंचाई के लिए रहट घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है। रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग करते हैं सिंचाई के लिए। श्रेणी के प्रधान को जेठक कहा था। जो श्रेणी का प्रधान था उसको कहा जाता था श्रेष्ठ। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक मुद्रा जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख दिनार कहते हैं। गुप्तकालीन मुद्रा कहा जाता था दिनार कहा जाता था।